बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 2T रूल ऑफ थंब के को। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टिमेटेड पैरामीटर, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको क्रिटिकल रीजन में हमारे पास वैल्यू आए फॉर द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, सो दैट वी शुड reject the null hypothesis. 2T rule of thumb का मतलब ये है कि if the number of degree of freedom is 20 or more और अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05 या 5% आ रहा है, then the null hypothesis beta 2 is equals to 0 can be rejected if the t value computed from any equation exceeds 2 in the absolute value. This is the main rule of thumb कि अगर हमारी t की वैल्यू 2 से एक्सीड कर जाती है तो हम उसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ रिजेक्ट एच नॉट इफ टी अल्फा बाय 2 टी की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल होती है बीटा 2 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, और वो ग्रेटर हो जाती है टी अल्फा बाय 2 से, तो हमारा बीटा 2 भी ग्रेटर देन 0 होता है। और इसी तरह से अगर टी अल्फा बाय 2 टी बीटा 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 लाए करता है लेस देन हो जाता है माइनस टी अल्फा बाय 2 से, तो इसका मतलब है कि हमारी बीटा 2 की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब हमें देखना है ओवरऑल सिग्निफिकेंस के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने इंडिविजुअल पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस की सिग्निफिकेंस की बात की है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द ओवरऑल सिग्निफिकेंस। ओवरऑल सिग्निफिकेंस को कैप्चर करने के लिए जिस टर्म को हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। In this section, we study the regression analysis from the point of view of the regression of the variance and introduce the reader for an illuminating and complementary way of looking at the statistical inference problem. अब हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है कि इफ वी ऑल रिमेम्बर द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने वहाँ पे यही किया था कि हमारी एक्चुअल टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स बिकम इक्वल टू होती हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होती हैं, जहाँ हमने एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को इस फॉर्म में भी शो किया था दैट बीटा 2 स्क्वायर इनटू समेशन xi स्क्वायर, that is the decomposition of total sum of squares into the two components that are explained sum of square and residual sum of square. इन्हीं residual sum of squares और total sum of squares की स्टडी को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे with respect to regression viewpoint. Association with any sum of square is its degree of freedom. That is already we have discussed in the views example in the from the Excel example कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर से जनरेट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस को, तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स के भी रिजल्ट्स आते हैं along with the respective degree of freedom. So the number of independent observations on which it is based, तो total sum of square जो है वो बेस करता है n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। हम यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज कर जाते हैं इन कंप्यूटिंग द सैंपल मीन ऑफ द y bar. Residual sum of square has the degree of freedom that is n-2, क्योंकि हमारे पास this is true only for the two variable regression model with the intercept beta 1 present. Explained sum of square has 1 degree of freedom, again true for the two variable case only. अगर इसको मैं जनरलाइज करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आता है n-k for the number of variables in the regression model in the multiple regression analysis case, और यहाँ पर मेरे पास k वैल्यू आ जाती है k-1 for two variable case, ये हो जाएगी 2 minus 1 is equals to 1. That follows the fact that explain sum of square is equals to beta 2 square summation x square is a function of beta 2 only, since summation xi is a known factor. This is the table that is displayed in any software
decisions results that due to regression explain sum of squares, उसकी हमारे पास sum of square का जो फॉर्मूला आ रहा है that is in front of you, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है. इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका होता है हमारे पास, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, that which is obtained by dividing sum of square by their degree of freedom. Right now I am discussing the slide number 24 here. अब ड्यू टू रेसिडुअल्स यानी कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर समेशन यू आई स्क्वायर होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n -2 होगा उसका, और इसका मीन स्क्वायर भी एग्जैक्टली जस्ट डिवाइडिंग द सम ऑफ स्क्वायर बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा. टोटल सम ऑफ स्क्वायर से हमारे पास n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, जो कि हमारे पास बाय एडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा. और सिमिलरली अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को, तो वी गॉट दैट हियर द टोटल सम ऑफ स्क्वायर. अब हमारे पास वी हैव टू मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स. नंबर 1 एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स का मीन सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है और मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है. लेट अस अरेंज द वेरियस सम. तो अब हमने इन मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स को इस तरह से फॉर्म करना है कि वी गॉट अ न्यू फॉर्मूला ऑफ एक्स. तो इसको अब आप देख सकते हैं. Let us arrange the various sum of squares and their associated degree of freedom that are given in the table 5.3, which is the standard form of ANOVA table, sometimes called ANOVA table as well. Analysis of variance. The given entries हमारे पास इस तरह से आती हैं कि f becomes equals to mean sum of square of explain sum of square divided by mean sum of square of residual sum of square. अब हमारे पास न्यूमेरिकली इसको प्रूफ करेंगे हम. यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है, वेजेस एजुकेशन एग्जांपल कंटिन्यू होते हुए हमारे पास एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं 95.4255, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और मीन स्क्वायर भी एग्जैक्टली 95.4255 आएगा. राइट नाउ आई एम ऑन द स्लाइड नंबर 25. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके 95.4255 मेरे पास आ रहा है. रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर मेरे पास 9.6928 आ रहे हैं और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 11 और मीन स्क्वायर मेरे पास आता है 0.8811. अगर मैं यहाँ से एफ स्टेटिस्टिक को कंप्यूट करती हूँ, जो कि मेरे पास है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स का मीन सम ऑफ स्क्वायर एंड divided by residual sum of squares means sum of square. So I got the value of f, that is 108.306. और यहाँ पे f स्टेटिस्टिक की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं विद द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ f टेबल, और यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है क्योंकि दैट एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ f टेबुलेटेड वैल्यू विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 and 11. इसी को हम अगर अल्टरनेटिव वे से देखना चाहें तो वी हैव एन नेक्स्ट point of view, that is here at the point slide number 26, the analysis of variance approach to the testing the overall significance of an observed multiple regression for the f test. अब यहाँ पे हम analysis of variance approach को for multiple regression analysis के point of view से देख रहे हैं. For the reasons just explained, अभी हमने जैसे देखा है कि we cannot use the usual t-test to show the joint hypothesis that the true partial slope of the coefficient are zero simultaneously. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम simply t-test को individual slope coefficient के significance के लिए तो देख सकते हैं, लेकिन हम joint significance या joint hypothesis के तौर पर नहीं देख सकते हैं. So this joint hypothesis can be tested by the analysis of variance technique, जैसा कि अभी हमने in the case of one independent variable और two variable case में देखा है. अब हम इसको अगर यहाँ से continue करते हैं
तो हम यहाँ से फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम एज यूजुअल n माइनस 1 होगा। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हैज नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 3। 3 मीन्स दैट k का मतलब यहाँ पर होगा k एक्चुअली स्टैंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को भी और नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स को भी, जो कि यहाँ पर 3 आ रहे हैं मेरे पास। For the reasons we have already discussed, explain sum of square has 2 degree of freedom क्योंकि n minus k आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। सॉरी, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में मेरे पास n minus k, yes। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर में मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है जो कि होता है k minus 1। k का मतलब यहाँ पे मैंने अभी पहले भी बता दिया है कि k का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी होते हैं और नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स भी होते हैं। Since is it a function of beta 2 and beta 3, so therefore following the ANOVA procedure discussed here now, we have to step and settle the table that is 8.1. Before going to the table 8.1, I just want to show here that f stats is equals to the explain sum of square divided by its degree of freedom divided by residual sum of square divided by its degree of freedom। एक्सप्लेन का मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा और रेसिडुअल का मेरे पास n माइनस k या n माइनस 3 आएगा। यस, नाउ लुक एट द टेबल 8.3 जहां हमने ANOVA टेबल डिस्कस कर रहे हैं फॉर द एग्जांपल ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। The most important thing is here the sources of variations we have due to regression, due to residual। इसके सम ऑफ स्क्वायर भी हमारे सामने है और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास है। मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कंप्यूट करने का सेम मेथड है कि हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 करेंगे तो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसी तरह से मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स निकालने के लिए हम इसको रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल आ जाएगा जो कि आ रहा है 1742.88। अब हमारे पास f आता है। f स्टैट्स की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स और हमारे पास वैल्यू आ रही है 73.8325। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ अ मल्टीपल रिग्रेशन में अगर हम f टेस्ट को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास रूल क्या होगा और उसको कैसे हमने डिस्कस करना है। Here we have to discuss the k variable case on the slide number 28 जिसमें हमारे पास k रिग्रेशन का डाटा है। हाइपोथेसिस हमारे पास नल हाइपोथेसिस पोस्टुलेट होगा बीटा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 3 इज इक्वल्स टू बीटा k। दिस शोज दैट कि हमारे सब बीटाज आपस में सिमिलर या सेम वैल्यूज हैं और वो इक्वल्स टू 0 है। H1 हमारा ये कह रहा है कि कम से कम नॉट ऑल द स्लोप्स आर साइमल्टेनियसली 0। इस सब के सारे स्लोप्स यहाँ पे बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 जो है वो 0 नहीं है। हमने कंप्यूट करना है हमने f टेस्ट को जिसका फॉर्मूला हमारे पास है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारे पास k वेरिएबल केस आ रहा है। k वेरिएबल केस में अब हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्रेस करेंगे एज द k माइनस 1। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ n माइनस k। अब हमारे पास डिसीजन रूल के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं द स्लाइड नंबर 28। इफ f इज यानी कि जो हमारी f कंप्यूटेड वैल्यू है या स्टैटिस्टिक वैल्यू है इज ग्रेटर देन f अल्फा। अल्फा स्टैंड्स फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम sorry level of significance with 2 degree of freedom v1 that is k minus 1, v2 is the n minus k, so we have to reject the null hypothesis, otherwise we have to accept the null hypothesis।
जबकि अब यहाँ पे f alpha k minus 1 n minus k is the critical f value at the level of significance with the degree of freedom k minus 1 and n minus k. Alternatively, अगर हमारे पास p वैल्यू आती है f obtained की is sufficiently low आ जाती है तो we can reject null hypothesis. Sufficiently low का मतलब ये आ रहा है कि अगर वो 5% आती है या 4% आती है या 3 और 2% आती है, इवन दैट समटाइम्स ये 0% भी आती है, तो हम इसको यहाँ पे एज नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं और कंक्लूड करते हैं कि हमारी ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल इज हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस कैटेगरी में आ रही है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस को इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स स्टडी कर चुके हैं, नंबर 1 आर स्क्वायर, नंबर 2 एफ. So there is an intimate relationship between coefficient of determination R square and F test that is used in the analysis of variance. We have to assume here the normal distribution for the disturbance term of U. R square और F का आपस में इसलिए आपस में थोड़ा सा रिलेशनशिप है क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट total sum of square है, so that is why both are highly correlated with each other. अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस इन 3 वेरिएबल केसेस के आता है कि स्लोप वैल्यूज जो है हमारी बीटा 2 और बीटा 3 इज इक्वल्स टू 0 है, तो वी हैव सीन दैट कि हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय k minus 1, और k हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो कि है 3 minus 1 equals to 2, और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम n minus k या n minus 3 is the distribution of f with 2 and n minus 3 degree of freedom. More generally अगर हम इसको डिस्कस करते हैं till the cases of k variable including intercept. Including intercept का मतलब है कि intercept को भी हम include कर रहे हैं लेकिन degree of freedom से उसको subtract कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो मीन स्क्वायर्स की मीन सम ऑफ स्क्वायर्स के जो फॉर्मूलाज आते हैं उसमें बीटा 1 या हमारा इंटरसेप्ट फैक्टर नहीं होता है। तो के वेरिएबल केसेस में हमारे पास तमाम स्लोप फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 और फॉलो करेंगे एफ स्टैटिस्टिक को, जिसका फॉर्मूला आता है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय k minus 1 ओवर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर n minus k. यहाँ पे इस चीज को दिखा दिया गया है, लिख दिया गया है, स्लाइड नंबर 29 की बात कर रही हूँ. द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड इज k, of which one is the intercept. Let's just manipulate. इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर मैन्युपुलेट करते हैं स्लाइड नंबर 30 को यूज करते हुए, तो we got here with the first stage that f is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ से कि explained sum of square will be multiplied by the degree of freedom of residual sum of square, and residual sum of square will be multiplied by the degree of freedom of explained sum of square. Residual sum of square जो होता है वो हमारे पास total sum of square minus explained sum of squares के टर्म में होता है. अब अगर हम इस इक्वेशन के इस हिस्से में इतने से हिस्से को डिवाइड कर देते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर से, तो हमारे पास आता है न्यूमरेटर में एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर. अब ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास इक्वलाइज हो रहे हैं into the volume of into the value of r square. So we have here r square over 1 minus r square. तो इसका मतलब है कि अगर हम f टेस्ट को दोबारा से क्रॉस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो r square डिवाइडेड बाय k minus 1 into 1 minus r square over k minus 1 आ जाता है, यानी कि हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन हमारे पास चेंज हो रहा है. मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन हमारे पास आ रही है आर स्क्वायर के इक्वल, और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स आ रही हैं हमारे पास 1 माइनस आर स्क्वायर, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस का नाम यहाँ पर दे रहे हैं. एनोवा टेबल इन टर्म्स ऑफ आर अगर हम स्टडी करते हैं तो ड्यू टू रिग्रेशन हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे आर स्क्वायर
और वो हमारे पास क्या होंगे, समीशन वाई आई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा और मीन स्क्वायर हमारे पास इसको डिवाइड करने से आ जाएगा। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस आर इंटू समीशन एक्स आई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 3 होगा और हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर समीशन वाई आई स्क्वायर ओवर n माइनस 3 हो जाएगा। Now question arises कि from where this comes here summation yi square summation yi square summation yi squares को यहाँ इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है so that अगर हम due to regression और due to residual sum of squares को ऐड करते हैं तो we got here summation yi square जो कि हमारे पास total sum of squares के इक्वल बनते हैं। यहाँ पे mean sum of square में जब हम mean sum of square of regression को mean sum of squares residual से divide करेंगे तो ultimately these two values will be cancel out with each other. That's all for today. Tomorrow हम इसी का decision rule स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।